हेलो, तो ये है अपना आयोनिक निक ये है अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 1। ठीक है, देखो हमने लास्ट क्लास में अम्ल क्षार अवधारणा देख रहे थे, है ना। तो अम्ल क्षार अवधारणा में अपन ने पहला देख लिया आर्हेनियस अम्ल क्षार अवधारणा। उसने क्या बताया कि H2O क्या है। H2O सिर्फ विलायक है ना। और जो H प्लस देता है वो एसिड है, और जो H प्लस और जो OH माइनस देता है वो बेस है। ठीक है, दूसरा अपन ने देखा कि दूसरा था अपने पास, दूसरा कौन था, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्षार अम्ल क्षार अवधारणा। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या दिया था, इससे बोला था प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत। क्या, प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत। प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत, इसमें देखो कमी क्या थी, H2O का होना जरूरी है। इसमें क्या है, H2O की जरूरत नहीं है। जो H प्लस दे वो अम्ल, और जो ले वो क्या, क्षार। तो इसने एक संयुग्मी शब्द का निर्माण किया। जैसे कोई H प्लस दे रहा है तो देने वाला तो क्या हो गया, अम्ल। अगर कोई भी है जो H प्लस ले सकता है वो क्षार होगा, और जो अम्ल देकर बनाता है वो उसका क्या होता है, संयुग्मी क्षार, है ना। और ये क्या बनाता है, संयुग्मी अम्ल, है ना। ये दोनों अवधारणाएं अपन ने देख ली थी। अपन ने उभयप्रोटिक भी देख लिया, स्वयं प्रोटोनीकरण भी देख लिया, अमोनिया में और हाइड्रोजन में, है ना, जल में। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट अवधारणा है अपनी तीसरी, और उसका नाम है लुईस अभिधारणा। कौन सी, देखो लुईस ने क्या बताया। लुईस ने बताया कि लुईस ने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि अम्ल वे प्रजातियां होती हैं। अम्ल क्या होता है, अम्ल वे प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इसने अपना जो परिभाषा दी वो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण या दान पे दी, दान, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण या दान पे दी, है ना। तो वे प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखे। क्या, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखे। अब देखो ये क्या कह रहा है कि वे प्रजाति, अब प्रजाति का मतलब यहाँ क्या है, अपन को तो एलिमेंट्स से देखना है ना, तत्व से देखना है प्रजाति का मतलब, है ना। अब प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन युग्म कौन ग्रहण करता है ये बताओ, एक बात बताओ। जैसे किसी के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि दान करेगा, वो तो दान करेगा ना। जैसे 4 धातुएं होती हैं, उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है महाकोश में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना। तो ऐसी प्रजातियां जिनका जो ऑक्टेट होता है, अष्टक ऑक्टेट, वो अपूर्ण हो, ऐसी प्रजातियां जो ऑक्टेट अपूर्ण हो, मतलब जिनका अष्टक अपूर्ण हो, वे क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखती हैं, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। और ऑक्टेट अपूर्ण किसका होता है, जिसमें कम कम इलेक्ट्रॉन हो। जैसे जैसे ऑक्सीजन परिवार है, ऑक्सीजन परिवार है, उसमें -2 आता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी +6 होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसी क्या है, ये सब एसिड की भांति व्यवहार करती हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती हैं वो सब एसिड की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार क्या है, वो ऑक्सीजन परिवार क्या है, लुईस एसिड है। क्या है, लुईस एसिड, है ना।
लुईस एसिड है। और कौन कौन सा हो सकता है लुईस एसिड? अब देखो ऐसी ऐसे ऐसी जिनमें तुमने बनाना बॉन्ड का नाम सुना है? बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन बनाना बॉन्ड। अब बनाना बॉन्ड जिसमें बनता है, बनाना बॉन्ड जिसमें बनेगा, जिसमें बनेगा वो सभी लुईस एसिड हैं, लुईस एसिड हैं। क्यों है? क्योंकि देखो जो बनाना बॉन्ड होता है, जैसे बनाना बॉन्ड किस किस में बनता है? BCl2 है ना, BeCl2 है ना, है ना, BCl3 है ना, BCl3, BeCl2, BbR3, Bi3 है ना, AlCl3 है ना, ये जितने BF3, ये जितने हैं इनमें सब में देखो ये BeCl2 है, तो इसमें कैसे बनता है? Be ऐसे होता है एक, ये और इधर B और ये और ये। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों के क्या होता है कि जो इस इधर है ना, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड। अब ये क्या है? ये बनाना बॉन्ड है। क्या है? ऐसा ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड होता है ना, ऐसा ये बनाना बॉन्ड होता है BeCl2। अब ये बनाना बॉन्ड कैसे है? बनाना बॉन्ड ऐसे हैं कि Be होता है ना, Be बेरिलियम, बेरिलियम बीटा मांगे कार स्कूटर क्या होता है? Be+2 दिखाता है। क्या दिखाता है? Be+2 दिखाता है। अब ये दो संयोजकता बना सकता है ना? क्या बना सकता है? ये दो संयोजकता। अब ये दो संयोजकता बनाता है। अब देखो इसने इससे संयोजकता कर ली, इसने इससे संयोजकता कर ली, लेकिन एक Cl भी तो रह रहा है। Cl 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 भी तो रह रहा है ना, Cl भी जुड़ेगा। तो इसके स्ट्रक्चर हकीकत में होती कैसी है? इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, Be ऐसे होता है ये, और ये Be है ना। तो देखो इधर और ये इधर है ना, और ये इधर और ये इधर। अब देखो इसमें से एक ये Cl है ना, और ये एक ये Cl, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अब देखो Be, इस बेरिलियम के पास तो दो ही है बस +2 बनाने की क्षमता, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा इधर, एक इलेक्ट्रॉन देगा इधर, एक इलेक्ट्रॉन देगा इधर, एक इलेक्ट्रॉन देगा इधर। लेकिन ऐसे देता ही नहीं है ये देता है दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, और ये अपने दो इलेक्ट्रॉन इधर देता है। देने ऐसे चाहिए थे पर दो दो इलेक्ट्रॉन इधर देता है ये, है ना। अब देखो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, तो ये गए दो डायरेक्ट, और इसके दो इलेक्ट्रॉन ये गए दो डायरेक्ट। अब देखो इसने दो दिए लेकिन इसने नहीं दिए, इसने नहीं दिए, तो इसको कहते हैं बनाना बॉन्ड। ऐसे जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड। जितने भी बनाना बॉन्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं? उनमें भी होता है। और जो ये होते हैं ना BCl3, इन सब का ऑक्टेट अपूर्ण है। BCl3, BeCl2, BbR3, Bi3, AlCl3, BF3, सबका ऑक्टेट अपूर्ण है। और एक एक कौन? रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक। कौन से? ऐसे यौगिक जो रिक्त डी कक्षक रखते हों। अब देखो रिक्त डी कक्षक जितने यौगिक रखते हैं, जितने कंपाउंड रखते हैं, जितने तत्व रखते हैं, वो सब लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरा की पूरा वीकेंड डी ऑर्बिटल है, और वीकेंड डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जैसे जैसे देखो NCl5 नहीं बनता लेकिन PCl5 बनता है ना, तो PCl5 के पास रिक्त डी कक्षक है, PCl5, IF7 है ना, SF6, ये सब है ना, ये इन सब के पास रिक्त डी का कक्षक है। क्या है? रिक्त डी कक्षक है ना। अब देखो एक और बात, एक और बात, एक और बात, धनायन, 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 सभी धनायन क्या है? धनायन ये क्या है? लुईस एसिड। अब तुम कहोगे कि भाई Na सोडियम तो क्या है? क्षार, क्षार, ये तो सोडियम परिवार तो क्षार धातु है, और जो क्षारीय मृदा धातु इससे बेरिलियम परिवार है, तो ये कैसे हो गया?
धनायन कैसे हो जाएगा? और धनायन तो Na प्लस बनता है। एक बात देखो, ये धनायन की बात कर रहा है, ना कि सोडियम की, तत्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कैसे, सोडियम क्षार है, मान लो सोडियम तो क्षार है, लेकिन ये अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या बनाएगा? Na प्लस। क्या बनाएगा? Na प्लस। अब ये Na प्लस क्या इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? नहीं त्याग सकता। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वही तो एसिड होता है। तो धनायन कौन से? जो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद बने, यानी ऐसे धनायन जिनका निर्माण इलेक्ट्रॉन निष्कर्षण से हो, वो सभी क्या है? लुईस एसिड। कौन कौन से? देखो, H प्लस, Na प्लस, है ना, Mg+2, है ना, Al+3, है ना, अब Ag+, ये सब क्या है? लुईस एसिड। अब एक बात बताओ, Na ने इलेक्ट्रॉन त्यागा और Na प्लस बनाया। Na क्या है? क्षार। क्या है? क्षार। तो क्षार का संयुग में क्या होता है? अम्ल। तो इसे अपन क्या लिखें कि संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल लिख सकते हैं क्या? बताओ, इसे संयुग्मी अम्ल लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी क्षार अब अम्ल क्षार अवधारणा में H प्लस प्रोटॉन का दान होना जरूरी है। H प्लस, H प्लस, H प्लस का प्रोटॉन का लेन देन होना जरूरी है। यहाँ कहीं भी H प्लस का लेन देन हो रहा है? नहीं। तो ये संयुग्मी अम्ल नहीं है, ये ब्रो ये लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इस वजह से। और ये लुईस बेस है। देखो, तीनों अम्ल क्षार अवधारणाएं हमेशा याद रखो। आर्रेनियस H2O होना चाहिए। ब्रॉन्स्टेन लोरी क्षार के लिए H प्लस का आदान प्रदान होना चाहिए, इसके लिए भी H प्लस का आदान प्रदान होना चाहिए, लेकिन इसमें H2O विलायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विलायक, है ना। इसमें H प्लस का आदान प्रदान होना चाहिए। और लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉन ग्रहण या दान होना चाहिए। समझ गए? और कोई मतलब नहीं है हमें, और कुछ भी कहे क्वेश्चन, उससे कोई मतलब नहीं हमें। अब एक बात बताओ मुझे कि देखो, अपन ने लुईस एसिड के लिए 4 चीजें पढ़ी। अपन ने देखो, लुईस एसिड कौन कौन हो सकता है। देखो, अपन ने देखा कि जो लुईस एसिड हो कौन कौन सकता है, ये अपन ने देखा। तो लुईस एसिड पहला हो सकता है 6 संयोजी तत्व। 6 संयोजी तत्व। तत्व 6 संयोजकता रखने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? ओ परिवार, ओ फैमिली, है ना। दूसरा अपन ने देखा रिक्त डी कक्षक वाले, है ना, जिनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित हो। तीसरा अपन ने देखा अपूर्ण अष्टक वाले। चौथा अपन ने देखा ऐसे धनायन जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बने, है ना। और देखो, ये इसमें रिक्त डी कक्षकों वाले सेंट्रल एटम होने चाहिए। ऐसा यौगिक जिसके रिक्त डी कक्षकों ऊपर वो सेंट्रल एटम होना चाहिए, केंद्रीय परमाणु, है ना। ठीक है। और एक और है पांचवा, बस ये वाली बात, भिन्न भिन्न विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य बंधन
भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य बंधन। अब भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे CO2 बॉन्ड, SO2 बॉन्ड, SO3 बॉन्ड, ये सब ये है ना, सभी एसिड हैं। क्यों CO2 एसिड क्यों है? क्योंकि देखो कार्बन है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, 3.5 कार्बन की होती है 2, 3 के समथिंग है ना, 3 के समथिंग। तो कार्बन पे क्या आएगा? आंशिक पॉजिटिव, और इस पर आंशिक नेगेटिव, आंशिक नेगेटिव, आंशिक नेगेटिव। और देखो अब ये हकीकत में तो कुछ नहीं है, लेकिन कार्बन पे आ तो पॉजिटिव गया ना, आ तो पॉजिटिव गया, मतलब कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में है। और अपन बात किसकी कर रहे हैं? सेंट्रल एटम की। तो ऐसे सेंट्रल एटम जिन पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो भी क्या है? लुईस एसिड। ठीक है, अब अपन देखो कौन कौन लुईस एसिड नहीं है। तो देखो NH4 प्लस लुईस एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यह है NH3 पर H प्लस ग्रहण करने से बना है, और यह है NH4 प्लस। NH3 क्या है? क्षार, और क्षार H प्लस ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या है? ये है ब्रोंस्टेड-लोरी संयुग्मी अम्ल, ये संयुग्मी अम्ल है। ठीक है, ऐसे ही H3O प्लस, ये भी क्या है? संयुग्मी एसिड है ना, संयुग्मी अम्ल है, क्योंकि यह H2O प्लस H प्लस ग्रहण करने से बना है ना। ऐसे ही देखो PH4 प्लस, ये भी कैसे बना है? PH3 है, इस पर H प्लस ग्रहण करने से PH4 प्लस बना है। जो संयुग्मी अम्ल क्षार हैं वो वैसे नहीं है। ठीक है, अब देखो अपन लुईस क्षार की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो लुईस क्षार क्या होता है? वे प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन दान करे। अब इलेक्ट्रॉन दान कौन करेगा? जिस पे इलेक्ट्रॉन दिखेगा। कौन सी? तो पहली होगी लॉन पेयर युक्त प्रजाति युक्त सेंट्रल एटम वाले यौगिक, लॉन पेयर युक्त सेंट्रल एटम वाले यौगिक, जैसे NH3 क्या है? लुईस क्षार है। क्यों? क्योंकि अब देखो इसमें NH3 के साथ कोई भी रिएक्शन दे रखी है जिसमें H प्लस निकले या H प्लस जुड़े नहीं, तो NH3 अगर खुद दे दिया तो क्या है? लुईस क्षार। क्यों? क्योंकि इस पर ये है, देखो ब्रोंस्टेड-लोरी कब काम करता है? जब H प्लस का लेने देने का काम हो, H प्लस लेने देने का काम हो तब ब्रोंस्टेड-लोरी काम करता है। ब्रोंस्टेड-लोरी और अरेनियस कब काम करता है? जब H प्लस और OH माइनस देने का काम हो और साथ में जल हो विलायक के रूप में, तब। और लुईस क्षार कब काम करता है? जब उस पर डायरेक्ट एक कंपाउंड की पूछी जाए। अब जैसे देखो H2O है, H2O पर है लोन पेयर, OH नेगेटिव पर है लोन पेयर है ना, ROR पर है लोन पेयर, RNH2 पर है लोन पेयर, और देखो RNH2 आ गया तो RNH आ जाएगा है ना, R2 है ना NH, और R3N भी आ सकता है। तीनों एक ही तरह के कंपाउंड है ना। और एक C6H5NH2 आ जाएगा, एक NH2 आ जाएगा है ना। देखो इन सब पे क्या है? लोन पेयर, जिन पे लोन पेयर हो। और दूसरा कौन सा होता है? सभी ऋणायन, सभी प्रकार के ऋणायन। कौन से सभी प्रकार के ऋणायन? फिर कल बाहर आई आंटी से लेकर कुछ भी ऋणायन हो, सभी लुईस क्षार है। ऋणायन दिख गया तो लुईस क्षार, लोन पेयर दिख गया तो लुईस क्षार। ठीक है, क्षार को पहचानना तो बहुत आसान है। चलो अब देखो अम्ल क्षार
अभिधारणाओं के अनुसार जल का व्यवहार क्या है? देखो आर्हेनियस के अनुसार जल क्या है? जल विलायक है, आर्हेनियस के अनुसार, है ना। दूसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल क्षार अभिधारणा के अनुसार क्या है? जल क्या है? जल अम्ल और क्षार दोनों हो सकता है। कैसे? अगर H2O है, इसमें से अगर H प्लस निकाल दिया जाए तो OH माइनस बन जाएगा। अब H प्लस निकल रहा है तो ये क्या है? अम्ल। और जो बन रहा है जो क्या है? संयुग्मी क्षार। अगर इसे H प्लस दे दिया जाए H2O को तो ये क्या बना लेगा? H3O प्लस H प्लस ग्रहण कर रहा है तो क्या है? क्षार। तो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है तो ये क्या है? अम्ल क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार। तीसरा लुईस एसिड के लुईस के अनुसार क्या है? H2O पर क्या है? लॉन पेयर। तो इसके अनुसार ये क्या है? H2O। इसके अनुसार है क्या है? इसके अनुसार है लुईस 20। क्या है? लुईस 20। लुईस 4 है, ठीक है। अब अपन देखें उदासीनीकरण। उदासीन उदासीनीकरण का क्या मतलब होता है? उदासीनीकरण का सीधा सा मतलब है अम्ल को उदासीन कर दो। पीएच कर दो 7। क्या कर दो? पीएच 7। पीएच 7 कैसे हुए? अम्ल को क्षार से मिलाएंगे तो उदासीनीकरण होता है ना। अम्ल क्षार को आपस में मिलाते हैं ना तो उदासीनीकरण होता है। तो देखो उदासीनीकरण की सही परिभाषा किसने दी देखते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले आर्हेनियस के अनुसार देखते हैं अपन। आर्हेनियस बाबा के अनुसार देखते हैं। आर्हेनियस के अनुसार तो यह उदासीनीकरण की क्या परिभाषा देता है कि देखो HCl है। अब इसको एक्वस लो क्योंकि ये तो काम ही जब जल में करता है इसकी रिएक्शन तो। और NaOH दोनों अम्ल हैं, इसको भी एक्वस ले लो। एसिड है ना, एक बेस है। अब इसमें क्या बनता है? एक तो बन जाएगा NaCl, ये क्या हो गया? लवण, जो भी एक्वस में है ना। और एक बन जाएगा H2O और जो लिक्विड है खुद, है ना। तो ये एक उदासीनीकरण की सर्वोत्तम परिभाषा है। क्या है? यह सिद्धांत आर्हेनियस सिद्धांत है ना। आर्हेनियस सिद्धांत उदासीनीकरण की सही व्याख्या करता है। व्याख्या उदासीनीकरण की सही व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है? आर्हेनियस सिद्धांत, ठीक है। अब देखो अपन देखते हैं दूसरा सिद्धांत। अब दूसरे सिद्धांत के अनुसार देखो क्या है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल क्षार सिद्धांत। तो बीएल थ्योरी देखते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। तो इसके अनुसार देखो इसके इसका इसका अगर अपन क्षार लें तो क्या होता है? इसका देखो क्षार क्या होता है? NH3 इसका क्षार है ना। और इसका अम्ल क्या है? HCl। अब दोनों इसके लिए कोई भी लिक्विड की आवश्यकता नहीं होती है, वाटर की आवश्यकता नहीं होती। तो ये क्या बनाएगा? NH4Cl। ये क्या बना है? लवण। इसके अनुसार क्या बनता है? लवण। और जल नहीं बनता है इसके अनुसार जल नहीं बनता है। इस सिद्धांत के अनुसार जल नहीं बनता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है? इसके सिद्धांत के अनुसार होता है अम्ल द्वारा क्षार को प्रोटॉन स्थानांतरित किया जाता है। हाँ। अब तीसरा देखता हूँ। तीसरे सिद्धांत के अनुसार किया है भाई। तीसरा है लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी क्या कहती है भाई? इसके अनुसार देखो BF3 इसका क्या है? एक लुईस एसिड है। BF3 ले लो, BCl3 ले लो, है ना, BeCl2 ले लो, कुछ भी। और एक इसका NH3। तो ये इसका लॉन पेयर वाला क्षार है। अब देखो इसमें क्या होगा? इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है ना। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उपसह संयोजक यौगिक उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है इसमें। इसका निर्माण होता है उपसह संयोजक। इसमें कैसे होगा? देखो BF
BF3, जो BF3 में जो बोरॉन है ना, इसको अगर ढंग से लिखें अपन तो इसका बनेगा बोरॉन, और F3 इधर आएगा और बोरॉन लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेंट्रल एटम बोरॉन है। इसके पास इसका ही अष्टक अपूर्ण है, इसका अष्टक अपूर्ण है भाई, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी देख लो नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन है अभी भी इसके। तो देखो, और ये NH3 से इसके 2 लोन पेयर है ना, उनको इधर ले आएगा और ये बन जाएगा एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या है ये? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इसे कहते हैं योगात्मक उत्पाद, यानी कुछ भी बचा नहीं, सब जुड़ गया। तो ये हैं कुछ सिद्धांत। अब अपन ने ये छोटे मोटे सिद्धांत तो पढ़ लिया मिलछाड़ वाले, इन पे क्वेश्चन आते हैं और अपन को करने भी हैं, है ना। तो ना तुम्हारा जो मॉड्यूल है ना, उसमें एसिड बेस थ्योरी पर जितने क्वेश्चंस हैं उनको तुम कर सकते हो। यहाँ तक करने के बाद तुम एसिड बेस के क्वेश्चंस को कर सकते हो, है ना। अब देखते हैं अब अपन नई चीज देखते हैं। अब है, देखो कुछ एक ओस्टवाल्ड नाम का वैज्ञानिक था। कौन था? ओस्टवाल्ड। क्या था? ओस्टवाल्ड, है ना, का तनुता नियम। देखो ये नियम अपन को काम आता है किसमें? इसमें भी काम आएगा, और ये नियम अपन को काम आएगा, यही ऊपर टिक कर लेना, इलेक्ट्रो में, इलेक्ट्रो CHEMISTRY में, किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब देखो कैसे, अब देखो ओस्टवाल्ड ने क्या बताया। ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक ने ये पहली बात तो अपना नियम किसके लिए दिया? ये दिया दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। पहली बात याद रखना, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम किस पर लागू होता है? सिर्फ दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए लागू होने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अल्फा, जिनके लिए नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 है। ऐसे कंपाउंड जिनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? वो प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए होती है। तो मतलब किन के लिए निर्भर करता है? ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए काम करता है, ठीक है। अब इसने बताया क्या? देखो नियम तो अपन पढ़ लेंगे, जो थ्योरी होगी वो तो पढ़ लेंगे, पर समझने की बात क्या बताई इसने ये बताया कि मान लो कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट है ना। जैसे मान लो अपन ने कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट ले लिया, CH3COOH ले लिया। अब ये अपन ने दुर्बल विद्युत अपघट्ट ले लिया, और ये अपन ने एक जार ले लिया, ठीक है। अब इसमें वाटर ले लिया, अब इसको अपन पानी में घोलेंगे तो ये टूटेगा भाई, टूटेगा ना। और रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, ये वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ये कितना टूटता है वो इसके अल्फा पर निर्भर करता है, कि इसका अल्फा एक मतलब कितना 1% है, 2% है, 3% है, 5% है, 100% है। 100% हुआ तो यह प्रबल विद्युत अपघट्ट हो जाएगा, जो कि है नहीं, ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, क्योंकि ये वीक एसिड है। कैसा एसिड है ये? वीक एसिड है, ये अपन को पता है पहले से ही। अब इसका अल्फा मान लो 5% है, 5% है ना, इसका अल्फा 5% है, तो मतलब ये कितना टूटेगा? 0.05। इसका अल्फा कितनी आएगी? 0.05 आएगा, है ना। 1 को 100% माना जाए तो 5% कितना होगा? 0.05, इतना इसका अल्फा टूटेगा। मतलब एक अगर इसके अणु लिए जाएंगे, है ना, 100 इसके अणु लिए जाएंगे, 100 इसके लिए जाएंगे प्रारंभ में, तो इसके 0 और 100 में से कितना टूटेगा? ये सिर्फ 5। 5% का मतलब कितना है? 5, और इसके कितने बनेंगे? 5, और इसके कितने बनेंगे? 5। ये अब ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये है इसका अल्फा कितना है? 5, है ना। अल्फा कितना आ गया इसका? 5। नहीं, अल्फा की वैल्यू ये नहीं होती है, ये तो एक्स है। एक्स क्या है? 5। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? अल्फा की वैल्यू है खुद के मूल बटे टोटल मूल। अल्फा की मूल क्या है? वियोजित मूल बटे टोटल मूल। अल्फा की परिभाषा क्या पढ़ी है अपन ने? अल्फा अपन ने पढ़ा जब क्या बताया? वियोजित मूल
मोल बटे टोटल मोल। अब देखो वियोजित मोल कितना है अपना, वियोजित मोल है 5, वियोजित मोल 5 है, 5 बटे टोटल मोल कितने हैं 100, तो 0.05 आ गया ना अल्फा, 0.05। एक्स कितना है 5 और अल्फा कितना है 0.05। अगर अल्फा 5% टूटे यानी 5% वियोजन हो तो ये काम हो रहा है, अपन को इतना समझ आ गया। अब मान लो 5% वियोजन हो रहा है, मतलब सिर्फ 100 CH3COOH के अगर अपन वो लें यौगिक, तो उनमें से सिर्फ 5 यौगिक टूटेंगे, जिनमें से 5 CH3COO नेगेटिव बनेगा और 5 H प्लस बनेंगे। ठीक है, इतना अपन को समझ आ गया। ये तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की कहानी है विलयन में। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि भाई यार मान लो कि ये टूट रहा है, 5 टूट गया, अपन को इसे ज्यादा तोड़ना है, कितना ज्यादा, ज्यादा तोड़ना है, ज्यादा तोड़ना है तो क्या करें भाई। ओस्टवाल्ड ने इसी पर सिद्धांत दिया कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य का जो वियोजन स्थिरांक है ना, वियोजन स्थिरांक अल्फा की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं। इसने बस ये बताया कि अल्फा को कैसे बढ़ाया जाए ओस्टवाल्ड ने। अब इसने अल्फा बढ़ेगा तो इसका वियोजन उठ जाएगा। अल्फा मान लो अल्फा 100% हो गया, तो मतलब 100 में से 100 टूट जाएंगे और 100 इसके बनेंगे और 100 इसके बनेंगे, मतलब ज्यादा टूट गया, पूरा टूट गया, तो ये किसकी तरह व्यवहार करने लग गया, प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह। तो इसने क्या नियम दिया, दुर्बल वैद्युत अपघट्य को कैसे प्रबल वैद्युत अपघट्य बनाए, इसने ये नियम दिया है। तो अब अपन को समझ आया कि ओस्टवाल्ड ने क्या किया, ओस्टवाल्ड ने ओस्टवाल्ड ने क्या किया, ओस्टवाल्ड ने दुर्बल दुर्बल वैद्युत अपघट्य को प्रबल वैद्युत अपघट्य बनाया। अब कैसे बनाया, तो नियम क्या है ओस्टवाल्ड का, तनुता नियम। तो कैसे बनाया, तनुता से। तनुता का मतलब क्या होता है, पतला करना। पतला कैसे किया जा सकता है, एक सॉल्यूशन को उसमें पानी मिलाकर, पानी मतलब H2O मिलाकर। कैसे किया जा सकता है, पानी मिलाकर, मतलब अगर पानी कैसे मिलाया जाए, देखो 10 CH3COOH के अणु हैं, 10 CH3COOH के अणु हैं, इनको 10 लीटर वाटर में मिलाया जाए, 10 लीटर यानी एक बाल्टी पानी में सिर्फ जितना सा दिखता भी नहीं है इतना CH3COOH मिलाया जाए, तो वो पूर्णतः टूटेगा, पूर्णतः टूटेगा। यही है तनुता का नियम। क्या है, यही तनुता का नियम है, यही तनुता का नियम है, यही ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है। क्या है, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम है। अब देखो ये अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके हैं कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम में भी अपन पढ़ चुके हैं कैसे, कि सांद्रता क्या होती है, सांद्रता होती है NyV। चलो ये बातें बाद में बताऊँ। तो अब अपन इसका नियम पढ़ते हैं। तो इसने क्या कहा कि विलयन को जल से तनु करने पर, इसने नियम में बोला है कि विलयन को जल से तनु करने पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन या वियोजन की मात्रा है वो बढ़ती है। क्या होता है, विलयन है उसे, विलयन को तनु करो, तनु करेंगे तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उसका जो अल्फा है वो क्या है, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा वो क्या है, बढ़ता है। और अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर क्या होता है, अनंत तनुता पर अल्फा बराबर 1 हो जाता है, यानी 100% वियोजित हो जाता है। यह है इसका नियम, क्या हो जाता है 100%। अब देखो मान लो एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य लेते हैं अपन, उसके हिसाब से अपन करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो अपन माने कि भाई क्या ए बी को दुर्बल वैद्युत अपघट्य मानो, उसकी सांद्रता ये मानो, अपन डायरेक्ट करते हैं। अपन देखो ए बी को मान लेते हैं पहले। जैसे ए बी एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, ये कैसे टूटेगा भाई, ए प्लस प्लस बी माइनस में टूटेगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा, टूटेगा भाई। अब इसके देखो टी बराबर 0 समय पर क्या होता है, टी बराबर 0 पर इसके 1 मोल थे, तो इसके 0, इसके 0। अब टी बराबर टी समय पर क्या होगा,
इसकी सांद्रता ले लो C, सांद्रता C थी, है ना। तो t बराबर 0 समय पर सांद्रता C थी। अब ये E भी टूटेगा, टूटेगा, टूटेगा। तो देखो कैसे टूटेगा भाई, टूटेगा तो सी में से कुछ जाएगा। सी में से क्या जाएगा इसका, सी में से एक्स जाएगा सबसे पहले। क्या जाएगा, एक्स। तो एक्स होगा क्या, एक्स होगा क्या, देखो सबसे पहले अगर यहाँ ए बी के 1 मोल होता, ए बी का 1 मोल होता, तो एक में से अपन कैसे घटाते भाई, एक में से कैसे घटाते, 1 - x या 1 - अल्फा कर लो उसे डायरेक्ट, है ना। लेकिन यहाँ पर ए पी के 2 मोल होते हैं, तो कैसे घटाते अपन, 2 - 2 अल्फा, 2 अल्फा करते कि नहीं करते, करते। क्यों करते भाई, 2 अल्फा या 2x, क्यों, क्योंकि इसे गुणांक में घटता है हमेशा, मैंने बताया था, है ना। तो ए बी के अगर 5 मोल होते तो कैसे करते, 5 - 5x ऐसे घटाते अपन, घटाते, घटाते या नहीं घटाते, घटाते। तो अगर ए बी के यहाँ सी मोल है तो कैसे घटाएंगे अपन, C - CX कैसे घटाएंगे, C - CX कैसे घटाएंगे अपन, C - CX। तो C - CX, है ना, और इसके कितने बनेंगे CX, और इसके कितने बनेंगे CX। अब देखो x बराबर अल्फा लो, एक्स बराबर अल्फा लेना है अपन को, है ना। तो C - C अल्फा, C अल्फा इसके बनेंगे, C अल्फा इसके बनेंगे। क्यों, क्योंकि गुणांक बनेंगे। अगर इसके जो ये है सांद्रता, सांद्रता क्या होती है, सांद्रता होती है, देखो सांद्रता क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, सांद्रता, सांद्रता को मोलरता, मोलरता ऐसे लेते हैं तो क्या होती है, NyV होती है। क्या होती है, NyV। अपन ने ये केमिकल इक्विलिब्रियम में अच्छे से समझा है सब कुछ, है ना। NyV होती है सांद्रता। तो अपन ने यहाँ पर डायरेक्ट सांद्रता ली है, पहले मोल नहीं माने हैं अपन ने, मोल नहीं माने हैं, डायरेक्ट हम अपनी सांद्रता से कर रहे हैं अपन, है ना। तो देखो अब इसमें से C को माना जाएगा तो 1 - अल्फा, है ना, और ये C अल्फा और ये C अल्फा, ये साम्य पर है। क्या है ये, साम्य पर। अब साम्य पर क्या आ जाता है, के इक्विलिब्रियम। तो देखो C अल्फा और C अल्फा, क्योंकि यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है ना, है ना, और यहाँ आ जाएगा C 1 - अल्फा। तो देखो C से C गया, क्या आ जाएगा, C अल्फा² 1 - अल्फा। अब देखो ये आ गया के इक्विलिब्रियम, C अल्फा² 1 - अल्फा। ये के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। अब क्या होता है, देखो अब क्या होगा भाई, अब होगा क्या, यदि अगर अल्फा इज लेस देन 1 है, अल्फा अगर अल्फा है, अल्फा, अल्फा क्या है, लेस देन 1 है, तो 1 - अल्फा क्या हो जाएगा, लगभग 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए अल्फा बहुत कम होता है। तो C अल्फा² हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो यहाँ से अल्फा अपन निकालें तो के इक्विलिब्रियम बटे C, और रूट में ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आगे तो ये आ जाएगी। अब ये तो हो गया अपना मतलब ओस्टवाल तन्यता के नियम का डेरिवेशन। अब इसमें समझ क्या आया अपने, अब इसमें समझ क्या आ रहा है कि जो अल्फा है वो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है, ये समझ आ रहा है अपन को। अल्फा है जो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है, ये अपन को समझ आ रहा है भाई, है ना। यहाँ से अपन को डेरिवेशन से समझना क्या है, ये कि अल्फा है जो समानुपाती आ रहा है 1/√C के, अल्फा है जो समानुपाती किसके आ रहा है, 1/√C के। मतलब अगर सांद्रता को कैसे भी, जो सांद्रता है कंसंट्रेशन, इसे कैसे भी कम कर दिया जाए तो अल्फा उसका वैसे ही बढ़ जाएगा, उसी गुणित अनुपात में बढ़ेगा। अब सांद्रता होती क्या है, सांद्रता होती है NY आयतन V, मोल बटे आयतन, ये क्या है, विलयन का आयतन, किसका है, ये सॉल्यूशन का, या फिर इसे विलायक का भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि विलायक और विलयन में अंतर नहीं होता है, पतले विलयन होता है उनमें। अब देखो अगर अपन आयतन को बढ़ाएं, आयतन,
तो क्या होगी, इसके परिणाम स्वरूप सांद्रता है वो घटेगी। अब सांद्रता घटने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, अल्फा है जो बढ़ेगा, तो ओवरऑल आयतन बढ़ाने पर अल्फा है जो बढ़ता है। अगर अनंत तनुता कर दिया जाए, यानी आयतन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो अल्फा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और अल कितना हो जाएगा, 100%। इसे कहते हैं अनंत तनुता पर अल्फा की वैल्यू। क्या कहते हैं इसे, अनंत तनुता पर अल्फा की वैल्यू। तो अगर v को इनफाइनाइट कर दिया जाए तो अल्फा कितना हो जाएगा, 100%। ये है ओस्टवाल्ट का तनुता नियम। क्या है, तनुता नियम। अगर v को इनफाइनाइट कर देंगे तो c क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। v को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो सांद्रता बहुत नगण्य हो जाएगी, जिसे गिना नहीं जा सकता। समझ गए, ठीक है। तो ये ओस्टवाल्ड का तनुता नियम समझ आया आपने। देखो अपन को इस चीज में ये वाली बात याद रखो। देखो अल्फा है वो किसके समानुपाती है भाई, अल्फा समानुपाती है 1/√c के। तो अगर ग्राफ देखा जाए, ग्राफ देखा जाए तो क्या होता है, देखो ग्राफ देखेंगे तो देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ है 1 और यहाँ है 0 और यहाँ c की वैल्यू है 0 और यहाँ है c की वैल्यू इन्फिनिट, अनंत, अनंत है ना। अब देखो अल्फा अगर 1 करना है तो c बराबर क्या होना चाहिए, 0। अल्फा को 100% करना है, अल्फा को 100% करना है तो आयतन अनंत होना चाहिए और c 0। तो देखो c जब 0 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1। कितनी है, 1। अब धीरे धीरे व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो एकदम ग्राफ कटता है, एकदम एकदम ये ऐसे होता है। तो ये वाला ग्राफ बनता है इसका, इन दोनों का। ये तो अपन फिजिक्स में समझ चुके हैं वैसे भी। अब देखो सर ने एक क्वेश्चन कराया है यहाँ पे, और ये कराना जरूरी है भाई, ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि CH3COOH है ना, ये एक्वस है ना, एक्वस। तो विलियन को जल से तनु करने पर क्या होगा, ये विलियन है, इसका विलियन है ना, विलियन। अब इसे क्या करते हैं अपन, H2O से तनु करो, तनु करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है। तो इसने कौन सा पहला ऑप्शन दिया है इसने कि CH3COOH का अल्फा बढ़ता है। देखो तनु करने पर अल्फा बढ़ता है, सही ऑप्शन, मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन H+ आयनों की सांद्रता घटती है। भाई ये अभी समझ नहीं आया है ना, समझ नहीं आया तो इसे छोड़ो, तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि H+ आयनों की संख्या बढ़ती है ना, और चौथा उपरोक्त सभी। तो अब इसमें से सही क्या है, देखो मेरे हिसाब से अल्फा तो बढ़ता है, फिक्स है। लेकिन देखो क्या हो रहा है कि देखो CH3COOH है, ये कैसे टूटेगा भाई, CH3COO नेगेटिव प्लस H+ में। अगर अगर देखो मैंने 100 वाला लिया था ना एग्जाम्पल, अगर अल्फा की वैल्यू अल्फा 100% हो जाए तो क्या होगा, H+ की संख्या बढ़ेगी। पहले 100 में से कितने बन रहे थे, 5 100 - 5 करने पर अगर 100 - 100 करेंगे तो इधर भी 100 बनेगा और इधर भी 100 बनेगा। ये बात अपन को समझ आई, तो मतलब H+ आयनों की संख्या तो बढ़ेगी तनु करने पर। तो ये भी सही है और ये भी सही है। क्या ये सही है, सांद्रता घटती है
है ना। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ 100% होता अल्फा वियोजित। तो इसका मतलब क्या हो गया कि संख्या तो बढ़ेगी। अब सांद्रता के बारे में बात करते हैं अपन। सांद्रता क्या घटती है क्या, ठीक है। तो देखो, अब इन सब को छोड़ो, बात करते हैं यहाँ इसके एन मोल लिए। शुरुआत में अपन ने इसके 0 0 थे, ठीक है। अब इसकी समय पर इसके अपन देखते हैं कि n माइनस अल्फा हो जाएगा मोल, इधर अल्फा इधर अल्फा मोल, ठीक है। अगर सांद्रता की लेंगे तो सांद्रता लेने की क्या होती है, एन वाई वी टोटल, वी टोटल। तो इधर सांद्रता हो जाएगी एन वाई वी, वी वी। अब इस सांद्रता को अपन क्या लिख सकते हैं, इस सांद्रता को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एन वाई एन माइनस अल्फा वाई वी है, तो इसे अपन एन वाई वी माइनस अल्फा वाई वी लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं ना आराम से, है ना, आराम से लिख सकते हैं। एन वाई वी क्या है, ये टोटल सांद्रता है सी माइनस, और ये अगर अगर एन बराबर 1 हो तो 1/v को क्या लिखेंगे अपन, 1/v को भी एन वाई वी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी सी अल्फा। तो ये वैसे ही हो गया ना, सी माइनस सी अल्फा, और ये सी अल्फा, ये सी अल्फा मैंने निकाला भी ऐसे, है ना। ये मैंने प्रॉपर सॉल्व करके बता दिया कैसे आता है ना। तो ये हो गया, है ना। अब देखो, अब अपन कैसे लिख सकते हैं, अब देखो क्या होगा कि, अब देखो, अब अपन अच्छे से देखें कि H प्लस की जो सांद्रता है वो क्या है यहाँ पर। H प्लस की जो सांद्रता है वो क्या है, सी अल्फा। H प्लस है, H प्लस की सांद्रता क्या है, H प्लस की अब सांद्रता को कैसे लिखते हैं, ऐसे। H प्लस की सांद्रता क्या है, सी अल्फा, ठीक है। अब देखो, अब अल्फा बढ़ेगा, अल्फा पहले 5% था, अब 100% हो जाएगा, है ना। 100% हो जाएगा तो अल्फा बढ़ेगा, तो H प्लस की सांद्रता बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन 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 मैंने क्या बताया था कि जब अपन आयतन बढ़ाते हैं तब क्या होता है, सांद्रता घटती है और अल्फा बढ़ता है। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगी, क्या होगा, ये घटेगी। अब ये घटेगी, ये घटेगी, है ना, ये घटेगी, थोड़ा समझो, ये घटेगी, है ना। तो अगर अपन आयतन को इन्फिनाइट कर दें तो सांद्रता तो क्या हो जाएगी, 0। कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगी, 0, और अल्फा क्या हो जाएगा, 1। अल्फा क्या हो जाएगा, 1। अल्फा क्या हो जाएगा, 1, है ना। अल्फा क्या हो जाएगा, 1। तो अब ढंग से देखो कि जो H प्लस की जो सांद्रता है वो किस पर डिपेंडेंट है, सी अल्फा पर। तो अल्फा तो बन हुआ है लेकिन सांद्रता बहुत ज़्यादा घट गई, ये क्या है, बहुत ज़्यादा घट गई, यानी जो टोटल सांद्रता है वो बहुत ज़्यादा घट गई। तो H प्लस की सांद्रता क्या होगी, क्या होगी, एन वाई वी, एन वाई वी। ये एन वाई वी क्या है, एन मोल किसके हैं, H प्लस के, और वी क्या है, टोटल, वी टोटल, और ये क्या है, अल्फा, है ना। एन क्या है, एन क्या है, H प्लस के। अब ये H प्लस के मोल अगर अल्फा 100% है, अल्फा 100% है, तो इसके मोल जितने होंगे, ये पहले एन था, ये 0 0, अल्फा 100% हो जाएगा तो ये एन माइनस एन 0 हो जाएगा, और ये एन हो जाएंगे। मतलब CS3 के जितने CH3COOH के मोल जितने होंगे उतने ही अल्फा के मोल हो जाएंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, NCH3COOH बटे वी टोटल। और ये अल्फा, अल्फा तो बढ़ा लेकिन वी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो H प्लस की जो सांद्रता है वो ओवरऑल घटेगी, क्या होगी, घटेगी, और अच्छी खासी घटती है भाई। तो अपन क्या कहेंगे कि अल्फा बढ़ने पर संख्या तो बढ़ती है, संख्या तो बढ़ती है, पर जो सांद्रता है H प्लस की वो रियली में घटती है। क्यों, क्योंकि भाई आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सांद्रता हमेशा क्या होती है, एन वाई वी, क्या होती है हमेशा, एन वाई वी। ये बढ़ाएंगे, ये बढ़ेगा तो सांद्रता ओवरऑल घटेगी ही, ओवरऑल सांद्रता घटेगी ही। इतना आपको समझ आ चुका है तो चलो अच्छी बात है। तो नोट में क्या होगा, नोट में होगा कि अल्फा बढ़ाने पर संख्या बढ़ती है,
संख्या तनु करने पर अल्फा बढ़ता है, परंतु तनु करते हैं तो अल्फा तो बढ़ता है लेकिन सी अल्फा घटता है। क्या होता है? सी अल्फा है जो हमेशा घटेगा तनु करने पर, सी अल्फा हमेशा घटता है प्रोडक्ट का। देखो अपन दुर्बल वैद्युत, अपन ने ओस्टवाल्ड का तनोता नियम पढ़ लिया, खत्म हो गया भाई, कुछ नहीं है अब ओस्टवाल्ड के तनोता नियम में। अब देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का अपन आयनन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? देखो मैं जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगा। दुर्बल वैद्युत अपघट्य का आयनन। अब देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्य का आयनन के क्या क्या होता है। पहला पढ़ेंगे अपन अम्ल के लिए, तो दुर्बल अम्ल का है ना, तो उसमें लेते हैं अपन एक क्षारकीय अम्ल। पहले एक क्षारकीय एक क्षारकीय अम्ल मतलब जिसकी क्षारकता कितनी हो? एक। तो देखो ये कोई एसिड है, एक क्षारकीय है ना। अब इसका क्या हो रहा है? आयनन। ये एक्वस है तो H प्लस बनेगा और प्लस A नेगेटिव बनेगा, है ना। A नेगेटिव, ये क्या है? A नेगेटिव, ये देखो अम्ल है तो ये इसका संयुग्मी क्षार है ना। हाँ, तो देखो अब इसकी सांद्रता शुरू में कितनी थी? C, और इसकी 0 0। अब इसकी कितनी हो जाएगी? C माइनस सी अल्फा टी समय पर, इसकी सी अल्फा। तो देखो के इक्विलिब्रियम डायरेक्ट अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सी अल्फा, है ना, और सी अल्फा प्रोडक्ट का लिखेंगे, फिर नीचे अपन रिएक्टेंट का लिखेंगे C माइनस सी अल्फा। अब इसमें से C कॉमन आएगा और एक C कट जाएगा तो के इक्विलिब्रियम क्या आएगा अपने पास? के इक्विलिब्रियम क्या आएगा भाई अपने पास के इक्विलिब्रियम आएगा C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा आएगा। अब अपन देखें कि 1 इज ग्रेटर देन अल्फा है, अल्फा से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। तो अपन के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं C अल्फा स्क्वायर के बराबर। तो इसमें से अल्फा स्क्वायर को इधर लाएं तो के इक्विलिब्रियम बटे C आ जाएगा, और इस अल्फा की घात को इधर ले जाएं तो अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना। अब ये के इक्विलिब्रियम यहाँ पर एसिड लिया है अपन ने, तो इसको अपन के इक्विलिब्रियम को के ए कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड का। तो ये है अल्फा की वैल्यू अम्ल के लिए। अब देखो एक क्षारकीय अम्ल है तो अपन ने ये एसिड निकाला है, ठीक है ना। अब देखो ये अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखो H प्लस की सांद्रता यहाँ देखो क्या है? H प्लस की सांद्रता C अल्फा है, यानी H प्लस की जो सांद्रता है वो क्या है? C अल्फा। तो H प्लस अपन क्या लिखेंगे? C अल्फा। इसको लगाओ के ए बाई सी। देखो ये C की घात 1 है, यहाँ C की घात 1/2 है, तो इससे इसको काटेंगे तो H प्लस की जो घात है ना, ये क्या आ जाएगी? अंडर रूट में के ए डॉट सी, क्योंकि इधर ये आधी घात है, इधर एक घात है, तो आधी घात को एक घात से कर देंगे तो इधर आधी बचेगी ना, तो आधी को अपन रूट में लिखते हैं, तो ये H प्लस की सांद्रता आ जाएगी। ये वाली बात याद रखना। H प्लस किस कोई भी अम्लीय रिएक्शन में H प्लस की सांद्रता निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास? अंडर रूट के ए डॉट सी। देखो कोई भी रिएक्शन दे दी अम्ल वाली और उसमें पूछ लिया कि H प्लस की सांद्रता क्या है और उसका के इक्विलिब्रियम इतना है, और ऊपर ये सांद्रता किसकी है? ये C सांद्रता किसकी है भाई? ये सांद्रता C है इसकी, एसिड की सांद्रता C है ना। और ये के इक्विलिब्रियम क्या है? एसिड का। और H प्लस की सांद्रता इससे अपन ऐसे निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी के लिए, जब तक अपन लास्ट में चैप्टर तक पहुंचेंगे तब तक ये मोस्ट कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा। मोस्ट कॉमन, जैसे गिनती होती है ना, ऐसे ही गिनती है किसका? ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरी प्रोसेस अभी मैंने करके दिखाई है। ये मोस्ट कॉमन प्रोसेस है आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अब देखो अब एक क्षारकीय अम्ल का तो हो गया। अब देखो इसमें और क्या क्या कर सकते हैं अपन, देखो है ना। और देखो अपन देखो H प्लस अपन ने निकाल लिया। H प्लस क्या है अपने पास? आया है रूट के ए डॉट सी। अब देखो पीएच बराबर क्या होती है? माइनस लॉग H प्लस। ये फॉर्मूला है पीएच का। ये क्या है? पीएच का फॉर्मूला है। क्या है? पीएच का फॉर्मूला। कैसे आया वो अपन बाद में डिराइव करेंगे, पर फॉर्मूला किसका है? पीएच का। अब पीएच बराबर क्या है? माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। अब देखो अपन
माइनस लॉग एच प्लस से अपन पीएच निकाल सकते हैं आराम से पीएच निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते भाई? निकाल सकते हैं, है ना? तो ठीक है ना? तो देखो देखो ऐसे ही अगर अपन पीके का फॉर्मूला बनाए, पीके जो अपन ने ये बनाया है ना, ये पीके है, ये पीके है, ये पीके है, इसका बनाए तो देखो इसका है तो इसका ऐसे ही होगा माइनस लॉग के ए, क्या होगा? माइनस लॉग के ए, ठीक है? माइनस लॉग के ए इसका फॉर्मूला होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? ये माइनस में आया है किसके? इसकी सांद्रता के की सांद्रता। पी के क्या है? पी के क्या है? ये क्या है? पीएच की तरह है के का, है ना? तो ये पी के अपन को निकालना आना चाहिए, है ना? तो देखो पी के क्या है? अगर देखो के बढ़ेगा तो देखो ये पी के का माइनस में है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है तो पी के ए है जो हमेशा घटेगा। ये वाली बात हमेशा याद रखना, के बढ़ेगा तो पी के घटेगा। अब देखो कैसे, देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, पीएच बराबर पीएच वाला मतलब पीएच है बराबर माइनस लॉग एच प्लस, और पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 से लेकर 14 तक, और 7 पर क्या होता है उदासीन, है ना? तो देखो अब एसिड के लिए वैल्यू कितनी होती है 7 से कम, कम, और जितनी कम होगी उतना प्रबल एसिड, जितनी कम मतलब 1 0.5 इतनी होगी तो प्रबल एसिड होंगे बहुत ज़्यादा। तो देखो H प्लस की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना प्रबल एसिड, H प्लस की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना प्रबल एसिड, और जितनी अधिक H प्लस की सांद्रता होगी उतनी पीएच की वैल्यू कम होती है, कितनी 0.51, और अगर 7 है तो वो क्या है उदासीन, और जितनी H प्लस की सांद्रता कम होगी उतनी पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही जितनी के की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना पी के ए की वैल्यू कम होगी, ये वाली बात हमेशा याद रखना, ठीक है? तो अपन ने पी के ए निकाल लिया। तो देखो अम्लीय सामर्थ्य किसके समानुपाती है? अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती है H प्लस के, अपन को पता है। तो अम्लीय सामर्थ्य व्युत्क्रमानुपाती किसके होगी? 1/pH के, जितनी पीएच कम होगी उतनी अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होगी, है ना? और अम्लीय सामर्थ्य H प्लस के समानुपाती है तो अम्लीय सामर्थ्य सी अल्फा के भी समानुपाती है, और अम्लीय सामर्थ्य सी अल्फा के समानुपाती है तो H प्लस का फॉर्मूला मैंने ये भी देखा है एक, तो इसके अनुसार H प्लस का फॉर्मूला अंडर रूट के ए डॉट सी बी होता है। तो इसके समानुपाती आएगी, आएगी कि नहीं आएगी भाई? आएगी यार, है ना? तो अब देखो, अब एच ए एच बी दोनों दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, तो इसके लिए इसका क्या होगा? इसकी C1 होगी और इसका अल्फा 1 होगा, इसका क्या होगा? C2 होगी सांद्रता, इसकी अल्फा 2 होगी। तो इनका अनुपात कैसे निकालेंगे अपन? अनुपात कैसे निकालेंगे? तो देखो H प्लस किसका? एच ए का, H प्लस किसका? एच बी का, बराबर करेंगे अपन तो C1 अल्फा 1 बटे C2 अल्फा 2 बराबर अंडर रूट के ए 1 C1 बटे के ए 2 C2, ये इनकी सांद्रताओं का H प्लस का अनुपात होगा। ऐसे ऐसे अपन आराम से निकाल सकते हैं ना। तो ये हो गया अपना एकल क्षार के दुर्बल अम्ल का आयनन। अब अपन कल पढ़ेंगे।